हाय फ्रेंड्स, हम सुन रहे हैं मुझे चांद चाहिए। अब तक हमने सुना कि वर्षा जिस घर को अपना समझ रही थी उसे छोड़ने की स्थिति आ गई थी, पर स्थिति अब संभल गई है। मिस्टर सहगल की बेटी के घर में अब वह रह रही है। आज सुनते हैं भाग 21, जब नियति ट्रेजिक ढंग से किसी के साथ जुड़ गई। कुछ महीने बहुत बोझिल गुजरे। हर्षविहीन दिल्ली के संतरास से वह सुन्न हो गई थी। ठीक है, हर्ष के साथ पिछले दिनों तनाव चल रहा था, पर उसकी उपस्थिति तो थी। भावनात्मक रिश्ते में शारीरिक उपस्थिति के क्या मायने हैं, वर्षा ने यह पहली बार समझा। हर्ष का एक वाक्य, उसका एक स्पर्श, उसकी एक छवि वर्षा को दिन भर जिलाए रखने की ऑक्सीजन सुलभ करा देती थी। अपनी सांसें मुझे जिलाए रखने के लिए अभी काफ़ी नहीं है, उसने उदास स्मित से सोचा। बस में आते आते बहुत उजाड़ और सूना लगता। निरुला ओडियन कनाट पैलेस के बीचों बीच का फव्वारा कितनी जगहों के साथ हर्ष के आसंग थे। किसी राजदूत मोटरसाइकिल को देखते ही वर्षा की धड़कन बढ़ जाती। हर्ष के वाहन की भी उतनी ही याद आती जितनी उसकी। पिछली सीट पर बैठे हुए हर्ष के साथ सटने की स्थितियां सामने उभरने लगती। फिल्म सोसाइटी के प्रदर्शन में जुल्म एंड जिम देखने के लिए वह अकेली 2 बसें बदलकर इंडियन इंटरनेशनल सेंटर गई थी। प्रेक्षागृह में बगल की सीट पर सिर टिकाने के लिए हर्ष का कंधा नहीं था। वापसी में उसे करोल बाग छोड़ने के लिए ड्राइवर नहीं था। स्टॉप पे बस की प्रतीक्षा करते हुए वर्षा का मन भर आया, जैसे हर्ष की महत्ता जतलाने के लिए ही बस भी 1 घंटे बाद आई। अगले इतवार को मिल्मी से मिलने जाने पे वर्षा ने गैराज में परिवार की कार के बगल में खड़ी हर्ष की मोटरसाइकिल देखी। उस पर धूल की मोटी तह जम गई थी। वर्षा ने तुरंत नौकर को बुलवाकर सफाई करवाई। मम्मी को भला लगा। आओ सुदर्शना, चाणक्य की भूमिका में सूर्यभान ने मुस्कान के साथ कहा। यात्रा की थकान दूर हुई? हाँ तात, वर्षा ने उत्तर दिया और डॉक्टर अटल के संकेत पे आसन पे बैठ गई। श्वेत कीर्ति का क्या समाचार है? अभियान उठान पे है। उनके दूत लगभग 50 सहस्त्र सैनिकों को इकट्ठा कर चुके हैं। अस्त्र शस्त्र भी भारी मात्रा में आ रहे हैं। सही संख्या का आकलन अभी नहीं हो पाया है। उनके छिपने की जगह हिमगिरी दुर्ग है, वहां तक पहुंचने का मेरा प्रयत्न सफल नहीं हो पाया। हाँ, इतना अवश्य मालूम हुआ है कि धन सृष्टि चंदन दास द्वारा सुलभ हुआ है। चंदन दास के पास अपने स्रोत सीमित है, मंजूषाओं पे कुछ और हाथ भी होने चाहिए। इनके प्रमुख है नीलांचल के राजकुमार समीर सेन। यह कैसे हुआ सुदर्शना? संगीत साधक को राजनीति के वात्या चक्र में उलझने की कौन सी व्यवस्था आ पड़ी? आर्य राक्षस के साथ उनकी मित्रता ही इसका कारण हो सकती है। सूर्यभान ने वर्षा को देखा। समीर सेन से तुम्हारी भेंट हुई? हाँ तात, वीणा वादिका लवंगलता के रूप में। अपनी राजनीतिक पक्षधरता में समीर सेन कितने पक्के हैं। मैत्री के लिए वह अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं, पर व्यक्ति के रूप में सरल और निश्चल लगे। लवंगलता के प्रति संगीत साधक का आकर्षण कैसा है? बीज पड़ गया है श्रीमान। वियोग के खाद पानी से कोपले शीघ्र ही फूटनी चाहिए। वर्षा को तत्क्षण हर्ष से विछोड़ने की चुभन हुई। इधर वर्षा की धारणा बलवती हो गई थी कि उसके भूमिका निर्वाह की मांग में व्यक्तिगत अनुभवों की अनुरूपता प्रमुख हो जाती है। विष कन्या में ऐसे अनेक प्रसंग थे जो उसके व्यक्तिगत जीवन में प्रतिबिंबित होते थे। सुदर्शना अकाल पीड़ित क्षेत्र के एक बड़े निर्धन परिवार की बालिका थी, जिसे पिता ने 100 स्वर्ण मुद्राओं में एक गुप्तचर को बेच दिया था। गुप्तचरी की तैयारी का उसका कैशोर्य उदासी और दुख से आहत था। अब दायित्व निर्वहन के यौवन में वह शोक की प्रतिमूर्ति हो गई थी, लेकिन अपने काम में अत्यंत कुशल। गुप्तचरी के प्रशिक्षण में वह वर्षों अकेली रही थी। बिना किसी संगी के अपने अकेलेपन के साथ समय बिताना उसके लिए संभव था। तरह तरह की यातनाओं के प्रशिक्षण ने उसे मन से बहुत स्नेहशील बना दिया था। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि वह बिना किसी आकांक्षा के जीवित थी, स्त्री के रूप में आकांक्षा। चाणक्य और चंद्रगुप्त का उस पर अगाध विश्वास था। सुदर्शना के चरित्र निरूपण में वर्षा ने जो सुझाव दिए, उसकी आंखों का खाली भाव, उसकी चाल की यांत्रिकता, उसकी सुन्नता में देखते जाना, डॉक्टर अटल ने सब स्वीकार किए। देवी, आंसू नहीं पिया? चेरी मंजूषा की भूमिका में कल्याणी ने पूछा। जी नहीं चाहता मंजरी। वर्षा आसन पे पीछे टिक बैठी। तू मेरे पास आ। कल्याणी पास आ गई। वर्षा ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। जब से आप नीलांचल से लौटी हैं, विचलित है। समीर सेन की कामना भरी आंखें मुझे बेध रही हैं। उनके सहज विश्वास ने धार और तीखी कर दी है। मेरी ओर देखिए देवी, दोनों की दृष्टि मिलती है। मुझे आपकी आंखों में अनुराग की लालिमा दिखाई देती है। हाँ मंजरी, तब्बे की वल्गा पे मेरे हाथों की पकड़ ढीली हो रही है। इसका अंत बहुत दुखद होगा देवी। वर्षा ने आह भरी। हाँ मंजरी,
अंत के साथ एक देहांत जुड़ा हुआ है। तुम्हारी कास्टिंग के साथ किसी की महत्वाकांक्षा का देहांत हुआ है, श्री राम सेंटर के चाय घर में कल्याणी ने अर्थ भरे स्वर में कहा। किसकी? दोनों की। ए वर्ग में अब सिर्फ 2 व्यक्ति थे, दोनों अभिनेत्रियां अर्चना संतोषी और ममता लहरिया। इनमें संदेह नहीं कि दोनों बहुत सक्षम अभिनेत्रियां थीं, पर कंपनी की अपेक्षाकृत नई सदस्यों को उनसे असंतोष था। आमतौर से केंद्रीय नारी भूमिकाएं दोनों के बीच बंटती जाती थी। अर्चना अभी अभी लुक बैक इन एंगर में एलिसन बनी थी, इसलिए ममता को विश्वास था कि विष कन्या का किरदार उसे ही दिया जाएगा। वर्षा का भी यही विचार था। नाट्य पाठ की शुरुआत में डॉक्टर अटल ने उससे मंजरी के संवाद पढ़ाए थे। यूं भी वर्षा का मनोबल इन दिनों गिरा हुआ था। उस पर चुनौती भरी भूमिका के लिए ललक नहीं थी। उसने मंजरी की सीमित अपेक्षा वाली भूमिका के लिए अपने को तैयार कर लिया था, पर तीसरे दिन लंच के समय नोटिस बोर्ड पे कास्टिंग की सूचना लग गई। वर्षा बधाई, ममता ने वर्षा से कहा, जो नीचे साहित्य अकादमी पुस्तकालय में अखबार पढ़ के लौटी थी। मंच पे अपने प्रेमी को डसने की भूमिका तुम्हें मिली है। उसके स्वर में कुछ ऐसा चुभा देने वाला था कि वर्षा तिलमिला गई। तो तुम अपने प्रेमी को मंच के बाहर डस लो, उसने कहना चाहा, पर अपने को जब्त कर लिया। ममता उससे काफी वरिष्ठ थी। कलात्मक लालसा कलाकारों को कैसे छत बिछत कर देती है, इसके कई उदाहरण वह देख चुके थे। लगभग हर सत्र के प्रारंभ के साथ कंपनी के किसी एक अभिनेता से उसका प्रेम चलता था। सत्र मध्य में उसके बस जाने की अटकलें लगती थी और सत्रांत तक उससे प्रेम संबंध का अंत हो जाता था। स्नेह ने उसे सत्र प्रेमिका की संज्ञा दी थी। लवंगलता, आज तुम विचलित क्यों हो? समीर सेन की भूमिका कर रहे नीलकांत ने पूछा। कुछ विशेष नहीं श्रीमान, वर्षा ने नीचे वीणा की ओर देखते हुए कहा। तारों पे तुम्हारी उंगलियां स्थिर नहीं है, रागनी के सूक्ष्मताओं पे तुम्हारा ध्यान नहीं है। वर्षा मौन रही। जब से तुम अवंती से लौटी हो, व्यग्र और चिंतित लगती हो। मुझे मित्र मानती हो ना, तो मन का भार हल्का नहीं करोगी? पास आ नीलकांत वर्षा का हाथ थाम लेता है। बोलो, इन अधरों पे मुस्कान वापस लाने के लिए मैं क्या करूं? मुस्कान मेरे बस से बाहर हो गई है। ऐसा क्या हुआ लवंगलता? कर्तव्य और भावना का द्वंद्व है। वर्षा उसे सीधे देखती है। अंतरात्मा को जिलाए रखना चाहती हूँ तो मनोरम कामना का संहार होता है। मन की उष्मा को आंचल की ओट देती हूँ तो मैं समझा नहीं, मेरे साथ तुम्हारे कर्तव्य का विरोध कैसे? समीर, तुम्हारी निश्चलता ने मुझे पराजित कर दिया है। टहलियां मत बुझाओ प्रियतमे। नीलकांत उसे बाहों में ले लेता है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं वीणा वादनी के अलावा कुछ और भी हूँ तो? मैं जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? वर्षा स्तब्ध रह जाती है, अलग होती है। तुम्हारी वास्तविकता। नीलकांत उसे देख रहा है। मित्र राक्षस ने 1 सप्ताह पहले तुम्हारा चित्र दिखलाकर पूछा था, क्या इस युवती ने तुम्हारे निकट आने का यत्न किया है? मैंने कहा नहीं। तुम जानते हो कि तुम स्वयं ही अपना विनाश कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी वंचना में अधिक बल है या मेरी भावना में। परखने की बेला बीत गई। वर्षा उदास से मुस्कुराती है और ताली बजाती है। प्रहरी आता है। मुझे बंदी बनाने का आदेश दो। वर्षा नीलकांत को देखती है। नीलकांत के संकेत पे प्रहरी चला जाता है। तुम स्वतंत्र हो लवंगलता, चाहो तो चाणक्य के पास जा सकती हो, चाहो तो मुझे समाप्त कर सकती हो। नीलकांत वर्षा की ओर पीठ किए आसन पे बैठ जाता है। चौकी पे नग्न कटार रखी है। वर्षा कटार को देख रही है। आगे बढ़ो आगे। ठठाठस बड़ी बस में कंडक्टर का कर्कश स्वर गूंजा। वर्षा थोड़ा आगे आ गई। स्टेटमेंट के आगे अर्धगोलाकार चक्कर लेते हुए बस सिंधिया हाउस की ओर बढ़ी। स्टॉप पे काफी भीड़ थी। कंडक्टर ने घंटी मार दी। बस बिना रुके आगे निकल गई। जनपथ पे हरी बत्ती थी। ड्राइवर ने गति बढ़ाई और बस ने रीगल पार किया। वर्षा जब 14/14 के सामने पहुंची तो 6 बजने को थे। खिड़की पे खड़ी पिंकी ने गली के मोड़ में ही उसे देख लिया था। दीदी आ गई की पुकार सुनकर सतवंती ने चाय का पानी रख दिया होगा और अब पास आने पे हाथ हिलाया। जब तक वर्षा गेट से निकलकर जीने तक पहुंचे, पिंकी ने दरवाजा खोल दिया था। पिंकी के सिर पे थपकी लगाकर वर्षा भीतर आ गई। पर्स और पॉलीथीन का थैला मेज पे रखा। बहन जी, वह गलियारे से होती हुई रसोई के सामने आ गई। हाँ, सतवंती 2 प्यालों में चाय डाल रही थी। मैं बना लेती ना। आप दफ्तर से थकी हारी लौटी है। क्या किया आपने दिन भर? वर्षा दीवार से तकिया लगाए बिस्तर पे आड़े बैठी थी। सतवंती ने पास कुर्सी खींच ली थी। एक लेसन पूरा कर लिया। वह उत्साह से बोली, थोड़ी देर में देखूंगी, कोई जल्दी नहीं है। कल शाम तक एक और हो जाएगा तो दोनों इकट्ठे ही देख लें, ठीक? वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। गर्म पे भला लग रहा था। आज जालंधर से 500 रुपए का ड्राफ्ट आया है, सतवंती बोली। पिंकी के नाम एक छोटी सी चिट्ठी भी है। जालंधर के उनके हरे भरे संसार में भूचाल ला देने का कारण कौमारी कौशल्या बाली थी।
उस बाल कटी ने दफ्तर में आते ही पति पर कुछ टोटका कर दिया। देखते देखते पति को सतवंती में खोट ही खोट दिखाई देने लगे। सतवंती आज भी स्तब्ध है कि उन जैसी गृहस्वामी पर कोई उंगली कैसे उठा सकता है। मेरा घर चम चम चमकता था। मेरी रसोई में आपको एक मक्खी भिनभिनाती मिल जाए तो बेशक आप मुझे सूली पे लटका दो। 6 किस्म के अचार तो आप कभी भी मांग लो। मजाल है जो 1 पैसे की बर्बादी हो। बासी रोटी बच जाए तो उसका इस्तेमाल मुझे मालूम, दूध फट जाए तो उसका इस्तेमाल मुझे मालूम। जुल्म की हद उस दिन हुई जब पति ने सौतन को छाती पे ला बिठाया। दरअसल हमारे परिवार की औरतों पे सांप है। मेरी नानी को भी नाना ने छोड़ दिया था। मेरी माँ नसीबों वाली थी जो मुझे जन्म देकर सिधार गई। मैं कभी की कुएं में कूद जाती, पर अभागी पिंकी का मुंह देखती हूँ तो। सतवंती ने आंखें पोंछी। वर्षा जी, इतवार को आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो जरा स्वामी जी के पास चलेंगी? पास ही है, गंगाराम मार्ग पे। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। भीतर की उदासी ठोस होने लगी। सुदर्शना, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? चाणक्य स्तंभित हो गए। तुमसे मुझे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। मुझे भी अपने आप से ऐसी आशा नहीं थी तात। सुदर्शना धीमे स्वर में बोली। चाणक्य ने चहलकदमी की। मुझे मृत्युदंड देकर मुक्त कीजिए। चाणक्य ने उसकी ओर देखा। सुदर्शना ने ताली बजाई। प्रहरी भीतर आया। आदेश दे तात, सुदर्शना ने विनय की। चाणक्य ने संकेत किया। प्रहरी चला गया। तुम समीर सेन के पास वापस जाओ सुदर्शना। यह कैसा निर्णय है आपका? सुदर्शना विह्वल हो गई। तुम समीर सेन को हमारे अनुकूल करो। मुझे विश्वास है यह संभव होगा। फिर समीर के माध्यम से राक्षस से भेंट करो। सुदर्शना विचारलीन है। जो रणनीति हमने सोची थी यह उससे भी अधिक लाभकारी है। आप अभी भी मुझ पर विश्वास कर सकते हैं? चाणक्य सहमति से सिर हिलाते हैं। मुझसे विश्वासघात और राजद्रोह का जघन्य पाप हो चुका है। मेरे आदेश का पालन करो, तुम फिर निर्मल हो जाओगी। सुदर्शना प्रणाम करती है। चाणक्य सिर पे हाथ रखते हैं। उनके स्वर में आवेग है। अभिशप्त उर्वशी, तुम्हारी आत्मा का संताप कैसे दूर करूं? बाड़ा हिंदूराव के मंदिर के पुजारी क्या मंत्र पढ़ रहे थे, वर्षा की समझ में नहीं आया। उसे लगा कि वह हनुमान चालीसा की पंक्तियों में संस्कृत विभक्तियां और विसर्ग पूछते जा रहे हैं, पर उसका सिर ऐसा भारी था कि इस बात से ध्यान हटाने की कोशिश की। चतुर्भुज हमेशा की तरह पजामा कुर्ता पहने थे, लेकिन आज वह गंदा नहीं था। सिर पे सफ़ेद टोपी रख ली थी। इतने वर्षों में अनुपमा को कीमती साड़ी पहने वर्षा ने पहली बार देखा। वह नाक में लौंग, कानों में झुमके और गले में माला भी पहनी थी। दुल्हन की तरह सचमुच लजा रही थी। यह वही अनुपमा है जो कुछ वर्ष पहले अपने अपने नर्क में काम करने को तैयार नहीं थी, वर्षा ने सोचा। चतुर्भुज से उसकी बढ़ती हुई मित्रता की वर्षा साक्षी रही थी, लेकिन वह मित्रता ऐसा रूप लेगी, वर्षा ने कभी सोचा नहीं था। कुमारी, घंटे भर बाद मेरी और अनुपमा की शादी पे तुम सादर आमंत्रित हो। चतुर्भुज ने रविंद्र भवन से निकलते हुए उसे रोका। आप क्या कह रहे हैं श्रीमान? वर्षा स्तंभित रह गई। तुमने गलत नहीं सुना। चतुर्भुज मुस्कुराए। वार्ष्णेय के शब्दों में, अभी तक मैंने रफ जिंदगी जी थी, अब उसे फेयर कर रहा हूँ, पुरानी गलतियों से बचते हुए। और अगर मैं कहूँ कि फेयर कॉपी की इब्तिदा ही बड़ी गलती से हो रही है तो आमतौर पर वर्षा दूसरों की व्यक्तिगत जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी, पर चतुर्भुज के अंतरंग और इस मोड़ के अप्रत्याशित होने से सतर्कता फिसल गई। चतुर्भुज ने उसे घूर कर देखा। क्या सुशीला मेरी सच्ची जीवन संगनी बन सकती है? भूल को सुधारने के लिए बहुत देर नहीं हो चुकी है। सबको एक ही जिंदगी मिलती है, मैं इसका अपवाद नहीं हूँ। अनुपमा की और आपकी दुनिया अलग अलग है। हम दोनों ही खाई को पाटने की कोशिश करेंगे। वर्षा ने आगे कुछ कहना उचित नहीं समझा। चलिए वधू को जयमाला पहनाइए, पुजारी ने निर्देश दिया। चतुर्भुज ने गेंदे के फूलों का हार अनुपमा को पहनाया, फिर अनुपमा ने उनको। स्नेह ने अपने झोले से मिठाई का डब्बा निकाला। सुशीला उन्नाव के घर में है, अब वहीं रहेगी। कल्याणी नीलकांत के कान में फुसफुसाई। 16 की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। स्नेह के कमरे में चतुर्भुज बोले। सुशीला मुझसे 2 साल छोटी है। दिल्ली आने के बाद मेरी विचारधारा, मेरा व्यक्तित्व सब बदल गया है। सुशीला मेरी भावनात्मक जरूरत पूरी नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन मैं विवश हूँ। कुछ क्षण चुप्पी रही। वैसे खुशी का अवसर था, पर एक घर टूटने का अवसाद वातावरण में छाया हुआ था। मेरा खत मिलते ही पिताजी पुलिस लेकर आएंगे, अनुपमा दुर्बल स्वर में बोली। वापस लौटते हुए वर्षा का मन भारी हो गया। जब प्रबल आत्मनियंत्रण और कठोर प्रशिक्षण की आग में तपी सुदर्शना भावना के हाथों में विवश हो सकती है, तो क्या चतुर्भुज अनुपमा नहीं हो सकते? उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की। कला जगत में अतार्किक ढंग से कुछ होता तो उसका सौंदर्य बोधीय समन कर लिया जाता है। इन दोनों के साथ स्थिति विकृत हुई तो उसकी संवार ये कैसे करेंगे? गली में घुसते हुए वर्षा ने ठंडी सांस ली।
मित्र राक्षस ने आर्य चाणक्य का आग्रह स्वीकार कर लिया है। पत्र पढ़ते हुए समीर सेन के मुंह पर प्रसन्नता की मुस्कान फैल गई। सम्राट चंद्रगुप्त को नीति निपुण मंत्री की उपलब्धि हो गई है। मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। सुदर्शना ने संतोष से कहा। अब मेरा नाम लेते हुए आर्य चाणक्य को अपराध बोध नहीं होगा। सुदर्शना खड़ी हुई और नीलकंठ के निकट आई। विश्वासघात के दंड के लिए प्रस्तुत हूँ। समीर सेन उसे एकटक देख रहा है, फिर एकाएक सुदर्शना को बाहों में भर के अधरों पर चूम लेता है। कुछ पल सुदर्शना प्रत्युत्तर देती है, फिर सहसा झटके से अलग हो जाती है। यह क्या किया सुदर्शना? दुख भरे आतंक से कंपित है। मैं आर्यावर्त की सबसे घातक विषकन्या हूँ। मेरा चुंबन दंश भी नसों को विषाक्त कर देता है। मेरी लवंग लता, मेरी नियति बड़े त्रादस ढंग से तुमसे जुड़ गई। तुमसे अलग होकर जीवन में कोई अर्थ नहीं रहेगा। मैं इस सुंदर मन और सलोनी देह को जानना चाहता हूँ और मूल्य के रूप में अपने प्राण देने को प्रस्तुत हूँ। समीर सेन उसे फिर बाहों में भर लेता है। एक रात के सानिध्य के लिए अपने जीवन का बलिदान मत करो समीर। मैं कह चुका हूँ, तुम्हारे बिना अब मेरे जीवन में कोई सार्थकता नहीं रही। मृत्यु चाहे वह कितने ही उत्कृष्ट रूप में हो, उस जीवन से बेहतर नहीं हो सकती जो चाहे ही कितना ही निकृष्ट हो। ऐसा आर्य चाणक्य कहा करते हैं। आर्य चाणक्य को प्रेम की ऐसी आकुलता का अनुभव नहीं होगा। सुदर्शना छूटने का यत्न करती है। मेरी पीड़ा और मत बढ़ाओ समीर। समीर ठिठक जाता है। मेरे रक्त प्रवाह की गति बढ़ गई है। मेरी रोमावली में ठंडक भरी सिहरन होने लगी है। विष ने अपना प्रभाव शुरू कर दिया है। वर्षा का स्वर रुंध जाता है। मेरे चुंबन दंश की संहारक सीमा एक ही व्यक्ति ने पार की थी, पर मेरे कंचुकी बंधन खोलते खोलते उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए थे। मेरे पास भी अधिक समय नहीं है। सुदर्शना उसका हाथ थाम लेता है। मेरे पास भी अधिक समय नहीं है। सुदर्शना उसका हाथ थाम लेता है। सुदर्शना अपनी ओढ़नी हटाती है। मृत्यु के लिए प्रतिबद्ध प्रियतम, लो इस कन्या का संघातक पर कामना भरा कौमार्य समर्पित है। प्रातःकाल इस श्लोक से हम दोनों साथ साथ विदा लेंगे। नहीं, समीर स्तब्ध रह जाता है। ऐसे एक लग्नी दुस्साहसी प्रेमी के बिना मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं होगा। सानिध्य का मूल्य तुम भी चुकाओ, यह मुझे स्वीकार नहीं। मृत्यु मेरी कामना के फलीभूत होने का मूल्य होगी। सुदर्शना ने बाहें फैलाई। आओ, समय बहुत कम है। इतवार की सुबह 6 बजे उठकर वर्षा आर्य समाज मार्ग के चौराहे पे आ गई और 5-6 अखबार खरीद लिए। सतत संघर्ष का विलक्षण कीर्तिमान शीर्षक से हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा। समकालीन भारतीय नाटक की ऐसी श्रेष्ठ प्रस्तुति अनेक वर्षों में दिखाई नहीं दी। यह जैसे अभिनय प्रतिभाओं का निरंतर चलने वाला द्वंद्व है। अनुभव संपन्न सूर्यभान और समर्थ नीलकांत के साथ साथ बराबर बराबर वर्षा वशिष्ठ जूझती दिखाई देती है और अपनी ऊंची कलात्मक क्षमता का लोहा मनवाने में सफल होती हैं। यह प्रदर्शन उन्हें अर्चना संतोषी तथा ममता लहरिया के साथ रिपटरी के 3 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है। अन्य दोनों की तुलना में इस भूमिका के लिए वह निसंदेह सबसे उपयुक्त है। ट्रेजेडी क्वीन बनना तुम्हारी नियति है, दिव्या मुस्कुराकर बोली और नाट्य समीक्षाओं की कतराने काटने लगी। विषकन्या देखने के लिए वह विशेष रूप से आई थी। हल्की मुस्कान से वर्षा ने चाय का घूंट लिया। निद्राहीनता और थकान से सिर थोड़ा भारी था। कल रात शो के बाद डॉक्टर अटल ने अपने घर पार्टी रखी थी। संस्कृति मंत्रालय के कुछ ऊंचे अधिकारी, दूतावासों के सांस्कृतिक सचिव और रिपटरी से सूर्यभान, अर्चना एवं ममता थी। वर्षा को ऐसा आमंत्रण पहली बार मिला था। वर्षा, तुम ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप पे लंदन जाना चाहोगी? डॉक्टर अटल ने अकेले में पूछा था। वर्षा ने पल भर सोचकर क्षमा मांगी थी। सर, अभी मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। मेरा मन भी ठीक नहीं है। कमरा बदलने के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं लिखा? दिव्या ने धीरे से शिकायत के लहजे में पूछा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, वर्षा क्षमा याचना के भाव से बोली। तुम्हारी मुश्किल मेरे लिए परेशानी कब से बन गई? दिव्या ने उसकी ओर देखा। उनका स्वर तरल हो गया था। वर्षा आशंकाओं से सिहर उठी। अब तक उसने समझ लिया था कि मानवीय संबंध हमेशा बदलते रहते हैं। दिव्या के साथ आरोही का रिश्ता भी कभी अवरोही मोड़ ले सकता है। यह विचार ही उसे कपा जाता। अगर ऐसा कभी हुआ तो क्या वह इस आघात को झेल पाएगी? उसने लरचकर दिव्या की गोद में सिर रख दिया और विचलित होकर बोली, मुझसे गुस्सा मत करना। दिव्या ने कतरन के पिछले किनारों पे गोंद की लकीरें बनाई और चिपकाने लगी। सैला की बरसाती का इस्तेमाल नहीं होता। छत का व्यवहार अचार को धूप दिखाने के लिए ही किया जाता है। मैं बात करूं? तुम्हें पता है रोहन के उन लोगों के साथ व्यवसायिक संबंध है। हमारी वजह से उन्हें लाभ ही होता है। कुछ समय बाद देखे। वर्षा सीधी हो गई। अभी मेरा मन ठीक नहीं है। एक बार सैला ने दिव्या रोहन को लेकर उससे कुछ कुत्सित पूछताछ की थी। तभी से वर्षा सैला के प्रति भीतर ही भीतर सर्द हो गई थी। तुमने एक बार पूछा था मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए क्यों अभिशप्ता हूँ। उसका प्रिय शब्द बोलते हुए वर्षा मुस्कुराई। इस बात का जवाब दे दूँ? वर्षा हौले से मुस्कुराई। इसका कारण है तुम्हारे माध्यम से मैं संतोष पाती हूँ, अपने ऊपर गर्व करती हूँ कि तुम्हारी प्रतिभा ढूंढने का नियमितता मैं बनी। व्यक्तिगत रूप से तुम मेरी सबसे अंतरंग हो। तुम जानती हो कि अपना सब कुछ मैं अपने पति के साथ भी
नहीं बांट सकती। तुम उम्र कुछ और अधिक बढ़ जाने के बाद समझोगी कि ऐसी मित्र का होना कितनी बड़ी नेमत है। तुम्हें फलता फूलता देखकर मुझे जो तृप्ति और सार्थकता का एहसास होता है उसे मैं शब्दों में नहीं बांध सकती। इसलिए तुम्हारी मुश्किल मुझे विचलित कर देती है। वैसे भी तुम्हारे अलावा और कौन है जिसके लिए मैं कुछ कर पाने का सुख पा सकूं। वर्षा का मन पुलकित से भर आया। इतने ढेर सारे शब्दों में दिव्या ने पहली बार उसके रिश्ते की व्याख्या की थी। तुम्हारा मन ठीक न होने के पीछे क्या बात है? क्या हर्ष की नामौजूदगी? मुख्य रूप से हाँ। वर्षा ने गहरी सांस ली। विराटनगर सुनसान हो गया है। मन में हमेशा अंधड़ चलता रहता है। दिव्या ने उसके हाथ पे हाथ रखा। उसका स्पर्श नर्म और सांत्वना देता हुआ सा था। पिछले कितने वर्षों में कितनी बार दिव्या ने उसका अंधेरा बांटा है। इस मित्रता की महत्ता जानने के लिए मुझे उम्र बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसने सोचा। आज यहीं तक। बाय।